पिशाच एक नया पड़ाव एपिसोड 17। दीप्ति आते ही सबसे पहले रुद्र से पूछती है, दादिसा कहाँ हैं और कैसी हैं? अभी पहले से बेहतर है, मेरे साथ चलो। फिर वह दोनों कुछ देर साथ साथ चल होते हैं। कुछ ही देर में वह लोग दादिसा के वार्ड के बाहर होते हैं। अंदर जाने से पहले दीप्ति अपने आप को तैयार करती है। दीप्ति, तुम यह कर सकती हो। फिर वह एक लंबी सांस छोड़कर अंदर जाती है। प्रणाम दादी, जो कि अभी तक हल्की नींद में थी। दीप्ति उसके पैर स्पर्श करती है तो वह उठ जाती है। अरे दीप्ति बेटा, तुम आ गई। जीती रहो, जीती रहो। कब से मैं तुमको याद कर रही थी, तुम आ ही गई। उनकी आंखों में हल्के आंसू आने लगते हैं और वह दीप्ति के गले मिलने लगती है और दोनों इस वक्त मिलकर बहुत ही सुखद अनुभव कर रहे थे। वहीं बगल में चाची से भी खड़ी थी, वह उनके भी पैर छूती है। बेटा जीती रहो, अच्छा किया तुम आ गई। माँ जी कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। प्रणाम भाभी सा, रवि कहता है। प्रणाम भाभी सा, मेरी पुरानी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बात बड़ी बात है। तभी वहाँ पर चाचा जी भी आ जाते हैं बाहर से। उनके हाथों में कुछ दवाइयाँ होती हैं। यह लो दवाइयाँ, और डॉक्टर ने कहा है माँ जी को कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अरे दीप्ति, तू आ गई? हाँ चाचा जी। फिर वह उनको भी प्रणाम करती है। जीती रहो बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आई। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? रुद्र कहता है। डॉक्टर ने कहा है हम माँ जी को आज घर ले जा सकते हैं। कुछ दिनों का बेड रेस्ट दिया है और बीच उनको थोड़ा सा भी काम नहीं करना है। जी बिल्कुल, सुन लिया ना दादी माँ, आपको हिलना भी नहीं है, आपको बस ऑर्डर देना है सबको, जैसे कि आप बचपन में करती थी। रुद्र बेटा, यह लो ना, मैं ले लिया ना। वैसे ही हम तो परेशान हो जाते थे, लेकिन अब हमें आपके आदेशों का इंतज़ार रहता है। हमने तुमको बहुत तंग किया है ना, इधर आओ पोते मेरे। फिर वह उनको कान पकड़कर खींचती है। अरे पोते, तो मैं तुम पर आदेश नहीं चलाती तो किस पर चलाती? और तब तो मेरे पास मेरी पोता बहू भी है। अब तो मेरा रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जी दादिसा, आप कहिए, बस हुक्म तो कर दीजिए। जी दादिसा साहब, बोल कर तो देखिए। ठीक है, तो तुम हमारे साथ ही रहोगी यह उदयपुर में, और मुझे छोड़कर कहीं पर भी मत जाओगे, वादा करो। यह सुनकर दीप्ति पहले तो अपना सर नीचे कर लेती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि दादिसा को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना, इसीलिए वह हाँ कर देती है। जी दादी साहब, मैं यहीं रहूँगी हमेशा आपके पास, आपके साथ। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी तैयार करो, हवेली जाना है। हाँ, हम तैयारी कर लेंगे दादी साहब, आप बैठे रहिए बस। फिर सभी लोग तैयारी करते हैं और हवेली के लिए निकल जाते हैं। हवेली में पहुंचकर वह लोग दरवाजे तक ही आए होते हैं कि तभी वहाँ पर रजत और अग्नि आते हैं। सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। पहले दीप्ति भाभी और दादिसा की आरती होगी, फिर वह सभी लोग अंदर आएंगे। दीप्ति अंदर आते ही बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। पहला दिन याद आ जाता है जब वह शादी करके पहले दिन आई थी और उसका इस तरह ही स्वागत हुआ था। मैं वापस आ गई मेरे घर, मगर इतने दिनों के लिए आई हूँ, पता नहीं जब तक दादिसा ठीक नहीं हो जाती तब तक तो मैं रहूँगी यहीं पर। फिर दादिसा को उनके कमरे में ले जाया जाता है। रवि वहीं पर होता है। तब उसे एक कॉल आता है और वह कॉल देखकर धीरे से निकल जाता है। रवि की माँ उसे पेनी नज़रों से देखती है। रवि जब वापस बात करने आता है तो वह बहुत खुश सा होता है। क्या बात है रवि बेटा, आजकल देख रही हूँ कि कॉल आता है तो तू कहीं कोने में निकल लेता है और वापस आता है तो चेहरे पर अलग ही चमक होती है, जैसे कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू हों और सर
कढ़ाई में हो। यह बात सब लोग सुनकर हंसने लग जाते हैं। तब दीप्ति भी छुपकर पूछती है, क्या बात है रवि भाई साहब, कहीं मेरे देवरानी लाने का तो प्लान तो नहीं चल रहा है? भाभी साहब आप भी ना, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। धीरे से निकल लेता है। चाची जी मुझे तो पक्का लग रहा है कि आपको शादी की तैयारी कर लेनी चाहिए, जल्द ही हमारे देवरानी आने वाली है। रुद्र खड़ा होता है गेट पर। बाकी पूरा परिवार हंस खेल रहा होता है। बहुत अच्छा लग रहा है दीप्ति, तुम वापस आ गई। इस परिवार में खुशियाँ वापस आने लगी हैं। अब बस इस परिवार को किसी की भी नज़र ना लगे। दूसरी तरफ एक लड़की को होती है जो कि पूरे काले कपड़े में होती है और वह खड़ी होती है। बहुत अंधेरा होता है और उसके हाथ में एक काला कलर की बिल्ली होती है जिसकी आंखें लाल होती है। ना रूपी हूँ न करूपी हूँ, मैं ही इस जीवन की भूखी हूँ। अंधेरों पर है विश्वास का स्वाद, लेकर आई मधुर स्वाद। पाने तेरा बड़ा साम्राज्य, ओढ़ कर आई प्रेम का लाज। एक लड़की खड़ी होती है जिसके हाथ में एक लॉकेट होता है जो कि हरे रंग का होता है और आंखों में बेशुमार नफरत और गुस्सा अहंकार भरा होता है। मैं आ रही हूँ राजवंश परिवार, तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को खत्म करने और तुम्हारे साम्राज्य को अपना बनाने के लिए। रुद्र प्रताप सिंह। दीप्ति इस वक्त दादिसा के रूम में होती है और वह उनकी सेवा कर रही होती है। तभी वहाँ पर रुद्र की चाची आती है और बोलते हैं, क्या नामा जी, हम यहाँ पर एक पूजा रखवाएं जिससे माहौल अच्छा रहेगा, और क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी वापस आ गई है तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। लोगों को बुलवाएंगा और अच्छी पूजा करेंगे। इस पर दादिसा कहती है, हाँ क्यों नहीं, यह बात बहुत अच्छा रहेगा। एक काम करो, पंडित जी को बता दो, सारी तैयारी करने के लिए अग्नि और रजत को कह दो। काफ़ी दिनों से वैसे हमने कोई पूजा नहीं करवाई, तो यह अच्छा अवसर होगा। इस पर दीप्ति कहती है, क्यों ना हम ब्राह्मण भोज भी करवा दें, इससे हमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा। बेटा आपने यह तो बहुत अच्छा कहा, इसके बारे में हमें भी सोच रहे थे, लेकिन अब तुम जाओ और अपने रूम में थोड़ा आराम कर लो। जब से आई हो मेरी सेवा में लगी हुई हो। जाओ फ्रेश हो, आराम करो, फिर आना। नहीं दादी साहब, मैं अभी ठीक हूँ, थोड़ी देर और यहाँ रहती हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। अब तुम भी जाओ और थोड़ा फ्रेश हो जाओ, सारा सामान लगा लो, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अग्नि से कह देना। जी दादी साहब। फिर वह वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है और जैसे जैसे अपने रूम की तरफ जा रही होती है, उसे वैसे वैसे रुद्र की और उसकी यादें, उनकी नज़दीकियाँ सब याद आ रही होती हैं। वह कमरे के अंदर जैसे ही जाती है, उसे दिखाई देता है कि किसी तरफ रुद्र ने दीप्ति को सजते हुए देखा था और उसे थोड़ा छोड़ा था। यह सब कुछ याद करते हुए उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। तभी पीछे से रुद्र आता है और फिर उसकी सारी हंसी गायब हो जाती है। क्यों चुप क्यों हो गई तुम? दुखी हो गई क्यों? हाँ, आपने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली हैं, मगर आप मेरे आसपास रहें तो हंसी भी गायब हो जाती है। दीप्ति, मैंने ही तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली थी ना, तो अब मैं ही वापस लाकर रहूँगा। वह मन में बोलता है और कमरे से बाहर चला जाता है। दीप्ति रूम की हर चीज़ को देखती है, खिड़की पर खड़ी रहती है जहाँ पर श्रृंगार करती थी। कमरे के हर कोने को अच्छे से देख रही होती है। वह सभी भी वैसा का वैसा ही था। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा ही नहीं कि वह इतने समय बीत गया है। ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही की बात थी जब मैं इस कमरे से पहली बार आई थी। काश सब कुछ ठीक हुआ रहता तो अभी कितना प्यारा परिवार होता। खैर छोड़ो, जो होना था वो हो चुका।
अब सब दादी जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे यहाँ नहीं रुकना है। फिर वह अपना सामान अलमारी में रखने लग जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में रूम में आ जाते हैं। तभी दीप्ति कहती है रुद्र से, आप इस रूम में नहीं सोएंगे, जाइए बगल वाले रूम में सो जाइए। तो रुद्र कहता है, मैं क्यों जाऊं, यह मेरा कमरा है, समझे, मैं तो यहीं रहूँगा और तुम भी यहीं रहोगी। और मिस्टर, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, समझे, मजबूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी अपनी मनमानी चलाओगे। देखो, मैं तो यहीं रहूँगा और तुम्हें भी यहीं रहना पड़ेगा, और अगर तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकली तो मैं शोर मचा कर सबको जगा दूंगा, और फिर दादीसा भी जग जाएंगी, और फिर मैं उनसे तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगा कि मेरी पत्नी दीप्ति मुझे इस कमरे से बाहर निकाल रही है, और अगर तुम गई तो भी बोल दूंगा कि मुझे निकाल रही हो। क्या कहोगी तुम, झूठे? देखो, दादीसा की तबीयत ऐसे ही ठीक नहीं है, ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप आओ और यहीं बगल में सो जाओ। तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। हाँ, तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना बस। क्या कहा तुमने? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की दिख रही हूँ क्या? तुम्हारा क्या भरोसा, मुंबई में रहकर शायद बदल गई हो। ओह मिस्टर, दीप्ति ना कभी बदली थी और ना ही कभी बदलेगी। उस कैरेक्टर के बारे में कुछ बोलने से पहले 2 बार सोच लें। भले ही मैं मुंबई में रहती थी, लेकिन आज तक मैंने किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। देखती भी कैसे, आखिर तुम मुझसे जो प्यार करती थी। हाँ, क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम कितनी भी सच्चाई छुपाने की कोशिश करो, पर सच्चाई यही है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। समझ में आई बात? भले ही हम इतने साल भी दूर रहें, लेकिन फिर भी तुम मेरी ही रहोगी। मेरे दिल में एक कमरा बुक जो करवा लिया है। बस बस, अपनी बकवास बंद करो और सो जाओ, वरना सच में बाहर निकाल दूंगी, और फिर तुम जाकर किसी से भी कहो मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा, सॉरी साहब, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत करना, गुड नाइट। वाह जी वाह, अभी नींद नहीं आ रही थी और अब 2 सेकंड में नींद आ गई, और डिस्टर्ब भी मत करना कह रहा है। एक बाल्टी पानी लाकर डाल दूं, फिर वह भी उससे थोड़ी दूर बनाकर सो जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। वह बार बार करवट बदल रही होती है, क्योंकि उसे रुद्र का चेहरा दिख रहा होता है। मन में तो रहता था कि वह देखने, लेकिन वह अपने आप को बहलाते हुए दूर तरफ करवट करके सो जाती है। रुद्र, जिसने अभी तक सिर्फ आंखें बंद करी थी और दीप्ति की तरफ चेहरा उसके सो रहा था, वह आंखें खोलकर थोड़ा सा हंस देता है और मन में बोलता है, दीप्ति, तुम कितना भी ना बोल दो, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूँगा। सिर्फ वह आंखें बंद करके सो जाता है। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि दीप्ति रुद्र की बाहों में थी और रुद्र ने उसे बड़े अच्छे से कपड़ रखा था, जैसे कि दीप्ति अभी छोड़कर उसे भाग जाएगी। जब दीप्ति की आंखें खुलती है तब रुद्र की आंखों से टकराती है। अभी भी वह इतने ही हैंडसम था जितना 5 साल पहले था। देखकर थोड़ा घायल होती है और फिर वापस अपने होश में आती है। दीप्ति, तुम्हें ये क्या कर रही है? मुझे पिघलना नहीं है, समझ में आई बात? फिर वह अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र ने उसे पकड़ कर रखा हुआ होता है। अरे छोड़ो ना मुझे। नहीं दीप्ति, थोड़ी देर और सोना है मुझे। नहीं, अभी भी नींद में सिर्फ मेरा ही नाम याद आता है। हाँ, तो मैं क्या करूँ,
काम ही क्यों करते हो जो मुझसे दूर जाना पड़ा? आखिर मुझे पहले ही बता सकते थे ना, जिसके लिए मेरे पिताजी की जान लेने की ज़रूरत थी। पर तुमने कहा था कि यह हादसा था। लेकिन दीप्ति, तुम जानती हो, ज़्यादा सोचेगी इतना ज़्यादा ही रुद्र जी की तरफ तू नर्वस पड़ जाएगी। फिर वह रुद्र को इतनी ज़ोर से धक्का देती है, वह जाकर नीचे की ओर गिर जाता है। आए सॉरी, मैंने आपको जानबूझकर नहीं गिराया। तुम झूठ कह रही हो, तुमने जानबूझकर ही किया होगा। अच्छा सॉरी, अब उठ जाइए, मेरे से नहीं उठा जा रहा। रुद्र थोड़ा ड्रामा करते हुए कहता है, ठीक है, रुकिए, मैं हेल्प करती हूँ। फिर वह उसको कंधे से उठाती है और बेड पर बिठाती है। इस वक्त रुद्र हल्का हल्का छुप कर हंस रहा होता है, उसे मज़ा आ रहा होता है दीप्ति को परेशान करके। मैं फिर वह बिठाती है तो रुद्र कहता है, मेरे कमर बहुत तेज़ दुखने लगी है, अब मैं दिन भर कैसे सरवाइव करूँगा? तो ठीक है, दिन भर घर में पड़े रहो, यहीं रूम में, कोई भी आपको बाहर नहीं बुलवाएगा। नीचे जाने की ज़रूरत है ना पूजा में? कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। दीप्ति, मेरी हेल्प करो, मैं कमर में बाम लगाऊं। तुमने ही मुझे गिराया था। दीप्ति कुछ कहने को होती है लेकिन समझ नहीं आता। हाँ, वैसे मेरी ही गलती थी, तो मैं बाम उठाकर उसे लग जाती है। रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। दीप्ति करती रहो। फिर दीप्ति को रुद्र की इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो वह जोर जोर से मजाक करने लगती है। अरे बस ठीक हो गई मेरी, ठीक हो गया दर्द, अब नहीं हो रहा जी, आप जा सकते हैं। मोहतरमा जी धन्यवाद। फिर वह चली जाती है। तुम्हारा प्यार भी कभी कभी मुझे इतना भारी पड़ता है, पहले नहीं दुख रहा था पर अब और दुख रहा है। पूजा शुरू हो जाती है। रवि की माँ रवि से पूछती है कि वह तुम्हारी दोस्त आने वाली थी ना, अभी तक आई नहीं? माँ, मन में वह आ जाएगी, अभी वह बगल वाले गांव में रहती है ना, इसीलिए आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एक पेड़ पर बैठी हुई एक लड़की जो कि लगभग उल्टे लटक रही थी, वह सूर्य को देखती है और फिर नीचे उतरती है। उतरते ही उसका सारा रूप बदल जाता है। जहां पहले उसने काले रंग के कपड़े पहने होते हैं, वहीं कपड़े बदलकर बहुत ही खूबसूरत से सूट में बदल जाते हैं जो कि हरे रंग का होता है। एक प्यारी सी छोटे और माथे पर बिंदी, वह एक बहुत ही सुंदर कन्या बन गई थी। चलते चलते उसके हाथ पर एक चील आकर बैठ जाती है। आ रही है मोहिनी तुम्हारे राज्य की रानी बनने और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म करने। दीप्ति और रुद्र पीछे खड़े होते हैं। पूजा में तो दादीसा उनको साथ में बुला लेती है आरती करने के लिए। दीप्ति एक बार रुद्र को गुस्से से देखती है और फिर आगे आ जाती है। रुद्र भी उससे साथ आरती करने लगता है और इस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान छाई रहती है और इन दोनों को देखकर सभी खुश होते हैं। तभी एक हवा का झोंका आता है और वह दिया बुझने लगता है, लेकिन दीप्ति और रुद्र दोनों मिलकर उसे बुझने से रोक देते हैं। तभी उन दोनों की नज़र आपस में टकरा जाती है और इस वक्त उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए इतनी तड़प जो उन्होंने सालों से संभाल रखी थी वह बाहर आ जाती है। अनकहे अल्फाज, उनके जज्बात जो कि उनकी आंखों में छलक पड़ते हैं और दोनों अपने आंसुओं को छुपा कर आगे बढ़ते हैं, मानो सब कुछ समेटने की कोशिश कर रहे हों। पर ये प्रेम की रेशम डोर है, इसमें जो उलझ जाए वह कभी इस कोमल एहसास और मोह से बाहर नहीं आ पाता है और प्रेम का रंग वक्त के साथ गहरा हो चला जाता है। फिर दीप्ति सभी को आरती देती है। तभी दादीसा दीप्ति को रोकते हुए कहती है, एक गलती तो ईश्वर की माफ़ कर देवे, हम तो इंसान हैं, पापों की सज़ा सबको मिलती है, पर लेकिन हमें
नहीं दे सकते, वह तो ईश्वर ही हो देगा। सजा का नाम सुनते ही दीप्ति को रुद्र के घाव याद आ जाते हैं। दीप्ति, यह तू ठीक नहीं कर रही है। तेरी वजह से रुद्र जी अपने आप को कितनी सजा दे रहे हैं। दीप्ति मन में सोचने लगती है। सारी बातें सोचकर उसने रुद्र पर नाराजगी थोड़ी कम हो जाती है और वह रुद्र को एक नज़र देखती है जो कि लोगों को खाना खिला रहा होता है। दीप्ति सोचते हुए किचन में जाती है और एक डिब्बा ऊपर से उठाने लगती है। तभी वह उसके हाथ से गिर जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है और उससे चोट लग जाती है। आवाज़ सुनकर वहाँ पर तुरंत अग्नि आ जाती है और रुद्र भी जल्दी जल्दी आ जाता है। क्या हुआ दीप्ति, तुम ठीक तो हो ना? दीप्ति, पैर दिखाओ कहाँ लगी है? दीप्ति कुछ नहीं कहती और वहाँ रुद्र को देखती रहती है। दीप्ति, बोलो तो कहाँ लगी है? फिर दीप्ति रोने लगती है। दीप्ति, क्या हुआ? ज़्यादा तेज़ लगी क्या? रुको, मैं स्प्रे लगा देता हूँ। अग्नि जल्दी से लेकर आओ। जी भैया। दीप्ति फिर भी रोती रहती है। दीप्ति, अभी ठीक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो अभी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, तुम रूम में लेकर चलिए। हाँ हाँ, वहाँ पर आराम करने चलो। फिर वह उसे गोद में उठाकर लेकर जाता है। दीप्ति अभी भी उसे देख रही होती है। रूम में पहुंचकर रुद्र स्प्रे ढूंढने लगता है लेकिन दीप्ति उसका हाथ पकड़ लेती है। वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है। रुद्र कहता है उसके माथे पर हाथ रखकर, क्या हुआ दीप्ति, मुझे सच सच बताओ, तुम रो क्यों रही हो? इतना तो वह कुछ नहीं कहती और उसके गले लग जाती है तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। दीप्ति, चुप हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों इस तरह गले लग कर रो रही होती है और इतने सालों में मिले बिरहा की मिट्टी की दीवार को अपने आंसुओं से गिरा देती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।